नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान संजय सर, पुण्येंदु जी, शादाब जी, मयंक सर, विचित सर और सुमित सर, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा सुप्रीम कोर्ट के उस रिमार्क पे करेंगे जो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा है। एक सुनवाई करते हुए जो सावरकर के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी, उस पर सुनवाई करते हुए 2 जजों की बेंच ने, जो जस्टिस दत्ता है, उन्होंने कहा कि आपने जो शब्द यूज़ किया है सावरकर के खिलाफ, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो शब्द ठीक नहीं है और आपको ये चेतावनी दी जाती है कि अगली बार अगर आपने उनके खिलाफ कोई अपशब्द ऐसा यूज़ किया तो आपके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई की जाएगी। तो इस पे पहले सबसे पहले छोटा छोटा कमेंट हो जाए इस फैसले को, क्योंकि सावरकर को लेकर राहुल गांधी का स्टैंड देश भर में जहाँ पे भी जाते एक क्लियर रहता है, सिर्फ महाराष्ट्र में जाके थोड़ा सा वो बदल जाते हैं क्योंकि शिवसेना उनकी सहयोगी पार्टी है। क्या आपको लगता है कि ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की बोलना कि स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई की जाएगी, अब कहीं ना कहीं उनके स्टैंड को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह वो सावरकर को लेकर बीजेपी पर ज़्यादा अटैक करते हैं? देखिए, राहुल जी क्या बोलते हैं वो राहुल जी ही समझते हैं, या उनके कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं। राहुल गांधी एक चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग चुके हैं, राफेल वाले मुद्दे पे, और रिटर्न अपॉलॉजी उस पर दी थी। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की चीज़ नहीं की। लेकिन जो टिप्पणी है, और सुप्रीम कोर्ट की बात से मैं 100% सहमत हूँ। अब आते हैं राहुल जी क्या बोल रहे थे। राहुल जी ने एक जगह कहा कि मैं गांधी हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ, और काफ़ी जोश में बोला था। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि वो सावरकर नहीं हो सकते, लेकिन वो ये नहीं बताए कि कौन से गांधी हैं वो क्योंकि आम लोग ये नहीं समझ पाते कि महात्मा गांधी वाला लीनिएज है या फिरोज गांधी वाला। और फिरोज गांधी का भी टाइटल गांधी नहीं था, वो मतलब एक तरह का दिया हुआ टाइटल था। गांधी जी ने उनको किसी समय प्यार से कुछ कहा तो वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि राहुल गांधी अपने परिवार का भी इतिहास नहीं जानते, देश का इतिहास, बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात की याद दिलाई जो लगातार बहुत सारे जगह पे कही जाती रही कि इंदिरा गांधी ने भी उनके लिए सम्मान, वो रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कहा था सावरकर के लिए। और दूसरी चीज़ ये थी कि इंदिरा गांधी ने पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया था सावरकर जी के लिए। कोई भी अगर सावरकर को जानना चाहता है तो उसे जाना चाहिए एक बार पोर्ट ब्लेयर, और जाकर के देखना चाहिए सेल्युलर जेल क्या चीज़ है। काला पानी कहा जाता था। एक चीज़ और भी है कि आप जिस समय भी कोई भी इतिहास के, और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी अच्छी चीज़ करी कि उन्होंने ये बताया कि गांधी भी योर सर्वेंट वो करके, और योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट करके, गांधी जी भी अपने लेटर में आपका वफादार सेवक। हाँ, अंग्रेजी में, चूंकि उस समय करस्पॉन्डेंस अंग्रेजी में था तो गांधी जी का भी तमाम करस्पॉन्डेंस उसी भाषा में। नेहरू जी ने शपथ जो ली थी वो थोड़ी मतलब भारत के संविधान की ली थी। संविधान तो 50 में आया, उन्होंने भी जो शपथ ली थी वो तो क्राउन के लिए के नाम पे ली थी। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हिस्ट्री को समझने के लिए और बाकी आने वाले चीज़ के लिए। और ये बहुत अच्छा किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राहुल गांधी पे कितना असर होगा या कांग्रेस पे, मैं नहीं जानता। पुण्येंदु जी, असर होगा या क्योंकि टोन ही वही है, वही पिच है उनकी शुरू से ही? नहीं अश्विन, मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आया है इसको लेकर के, देखिए इस पे बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ राहुल गांधी सावरकर के लिए लिखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सावरकर के, देखिए दो पक्षों की बात होती है। एक तो वो जो उनका क्रांतिकारी पक्ष है, जब वो अंग्रेज़ों से लड़ते थे वो करते थे, बाद में जब जेल में गए उसके बाद एक दूसरा पक्ष भी है जो जिसमें उनके ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने माफ़ी मांगी और बाद में उन्होंने आज़ादी आंदोलन से हटने का काम किया, और एक उनके ऊपर आरोप है कि वो सांप्रदायिक लाइन वो फॉलो करने लगे। लेकिन सवाल सिर्फ बात सावरकर की नहीं। सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे तो गांधी जी, नेहरू या सरदार पटेल, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन आज किस तरह से जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटोज़ या गांधी जी को लेकर जिस तरह के अपशब्द, ट्रोलिंग वो किया जाता है, बहुत सारे विवाद रोज़ कहीं ना कहीं निकाले जाते हैं, सवाल उन पे भी उठेंगे। तो ये बात सिर्फ राहुल गांधी तक नहीं रुकेगी। और देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र में कुछ चीज़ें डिबेट के लिए होती हैं। आप अगर कोई तथ्य के साथ कोई बात करता है, राहुल गांधी या कोई भी जो सावरकर की उस पार्ट का जो विरोधी है जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी या वो कम्युनल लाइन की तरफ गए, तो मुझे लगता है कि वो एक आज़ादी होनी चाहिए, वो सबके लिए होनी चाहिए। एक बार फिर लौट के आइएगा तो मुझे हाँ ज़रूर, शादाब जी। जी देखिए, बिल्कुल देखिए ये जो सावरकर जिनको आरएसएस या जो राइटिस्ट हैं जिनको वीर सावरकर कहते हैं, तो देखिए उसमें कोई फैक्ट नहीं है कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी अंग्रेज़ सरकार से, और कई उनके चिट्ठी है जो कि पब्लिक है, ऐसा नहीं है कि वो लोगों को नहीं पता है। देखिए, मैं जहाँ पे मुंबई में जहाँ पे ये इनके जो परिवार के लोग रहते हैं, मैं वहाँ गया था एक बार शूट करने, और मैंने उनका सारा देखा था, उनकी जीवनी को वहाँ
प्रदर्शित किया गया था। एक पूरा उनके याद में एक मकान बनाया गया है और उसमें सब कुछ उनके बारे में लिखा गया है और बताया गया है। देखिए जो मुझे लगता है कि जो सावरकर थे उनका जो सबसे कंट्रोवर्शियल जो उनका नाम आया वो महात्मा गांधी का जब असैसिनेशन हुआ तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से उनका नाम आया था। मुझे नहीं पता कि वो कितना सही था, लेकिन ये भी फैक्ट है कि उस वक्त एक भीड़ ने भी उनके घर पर अटैक किया था। जब केसेस चले थे उस समय भी देश में गुस्सा था, तो जो कि सावरकर के खिलाफ भी वो गुस्सा था। तो जैसा इन्होंने कहा कि बिल्कुल उनका दो व्यक्तित्व था, जितना मैंने उनको पढ़ा है समझा है। एक तो वो कि भाई इसमें कोई दो राय नहीं कि वो राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे, इसमें तो कोई शक नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, दूसरी बात यह है कि जो असहमति थी उनकी, जो ख़ासतौर पे महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, तो क्या उसके लिए हिंसा का सहारा लिया जाना ज़रूरी था? वो उनके ऐसे विचार थे जिसमें ऐसा लगता है कि वो इनके खिलाफ हिंसा को अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात देखिए, महात्मा गांधी उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, उनके साथ तमाम लोग थे और बहुत से ऐसे लोग भी थे जिस वक्त जो कि उसी जेल में थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन इन्होंने मांगी। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जो कि उनको कंट्रोवर्शियल बनाती है। दूसरी बात ये कि देखिए तमाम देश में राजनीतिक दल हैं जो उनके नाम पर वोट लेते हैं, तो राहुल गांधी को पूरा अधिकार है कि वो उन पर उंगली उठाएं। ये ठीक है कि राहुल गांधी की भाषा को लेकर आज कोर्ट की आपत्ति है कि राहुल गांधी ने कहा कि वो अंग्रेज़ों के नौकर थे, तो ये इस पर आपत्ति हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी को आप ये नहीं कह सकते कि आप उनके खिलाफ बयान ना दें या आप उनके खिलाफ ना बोलें, क्योंकि ऑब्वियसली उनके नाम पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक दल हैं जो कि उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो राहुल गांधी को अधिकार है कि वो उनका विरोध करें। तो मुझे लगता है कि जो है वो उनकी जो छवि थी वो कंट्रोवर्शियल थी। आप सब ने जो कहा उससे सबसे पहले आजकल एक चीज़ गौर कर रहे हैं सर, इनका शर्ट आजकल एकदम बड़ा इनोवेटिव लगा मार्केट में। देखिए जसवंत सिंह की याद दिला रहा है ये वाला जो स्टाइल है। पार्टी नाराज हो जाएगी। नहीं, अरुण जेटली होते तो नाराज। मोदी जी नहीं नाराज होगी, वो तो बोल रहे थे जब कोमा में थे जसवंत सिंह, तब भी बोल रहे थे कि मुझे हर हाल में जिंदा चाहिए। हाँ, हम ये बोलना चाह रहे थे कि हमने 0-0 कर दिया, इंसाफ हाँ, हो गया। आप सब ने जो कहा उससे एक चीज़ एकदम से क्लियर है कि मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी थे वीर सावरकर। उनमें कुछ ऐसा चीज़ था जो हमको उसका नकल करना चाहिए अभी भी, और कुछ चीज़ था जो अवॉइड करना चाहिए। और ये हमको लगता है क्या है कि सारे हिस्टोरिकल फिगर कोई भी आप ले लीजिए, और उसके मतलब सिर्फ हिस्टोरिकल फिगर नहीं, प्रेजेंट वाले जितने लोग अभी हम लोग जो 6-7 लोग बैठे हुए हैं, हम सब में कुछ ब्लैक है, कुछ वाइट है, कुछ ग्रे मैटर है, और हम सेलेक्टिवली कुछ ब्लैक चीज़ को पिक कर ले और उसको हाईलाइट कर रहे हैं, और हमारे में जो अच्छा है उसको बिल्कुल इग्नोर करें। ये हम सब के साथ, किसी भी पर्सनैलिटी के साथ ये सही नहीं होता है। और इसमें दोषी जो है, चूँकि पॉलिटिकल स्पीच में हमेशा एक लाइन लेना होता है पॉलिटिशियंस को, तो वो एक लाइन लेके सिर्फ ब्लैक या सिर्फ वाइट या सिर्फ ग्रे मैटर को हाईलाइट करते हैं, जो उस पर्सनैलिटी के साथ अन्याय है। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर ये बेंचमार्क बन जाता है क्या कि किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में आप डिग्निफाइड तरीके से कमेंट दें, तो ये हमको लगता है कि बहुत अच्छी बात है। और राहुल गांधी और बाकी उनके कद वाले नेता को या उससे नीचे कद वाले नेता को भी फॉलो करना ही चाहिए। लैंग्वेज में आप एकदम से कुछ भी बोल दें, ये अधिकार किसी को नहीं है मेरे हिसाब से। ये जो सब लोगों ने कहा वो बात सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रति बिना किसी किस्म का निरादर भाव रखे हुए संपूर्ण आदर के साथ ये कहूँगा कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति पर, व्यक्ति की आज़ादी पर सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी को ये हक उसी तरह से है, वो सही है या गलत है मैं बाद में बोलूँगा, कि वो सावरकर पर अपने बयान रखें। ये उसी तरह से है जैसे महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक तमाम फप्तियाँ कसी जाती हैं और ऐसी बातें उनके बारे में कही जाती हैं जो बेलो द बेल्ट होता है, लेकिन उस समय अदालत चुप रह जाती है। अदालत उस समय रह जाती है तो ये भी बोल सकते। मैं ये बार बार मानता हूँ कि बोलना नहीं चाहिए। आप जैसा कि मयंक जी ने कहा कि आप उनके किसी भी व्यक्तित्व को संपूर्णता में लें, लेकिन राहुल गांधी की इतिहास की कोई बहुत अच्छी समझ है ये मुझे नहीं लगता। वो एक घिसी पिटी लकीर पर चलते हैं, जो वहीं नहीं चलते हैं
हम सबका ये दुर्भाग्य है कि हम सब उस दौर में हैं कि हमारे सारे बड़े राजनेता उसी तरीके से चलते हैं। वो झूठ बोलते हैं और कहीं भी उनके पास ये कहने के लिए नहीं होता है कि वो सच को सच की तरह कह सके। इससे यही बात सावरकर के मामले में साबित होती है। कितना टाइम है? सावरकर के मामले में नहीं, सावरकर के मामले में होती है। इसमें मैं अभी अगली बार जब आप आएंगे तो मैं बताऊंगा, अभी टीजर दे देता हूं कि गांधी से जो उन्होंने तुलना की है अदालत ने, वो बहुत अच्छी तुलना की है और उस तुलना के आधार पर भी अगर देखें तो बात किधर जाएगी ये मैं बताऊं। सुमित सर, आपका टाइम शुरू होता है। मैं इतिहास में जाए बगैर मैं कोर्ट पे ही रहना चाहूँगा, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे। हम लोगों ने लेकिन सुमित सर के शर्ट पे ध्यान नहीं दिया, ये भी बहुत कलरफुल है ना, बहुत ज़्यादा कलरफुल है। आजकल आप शर्ट ही दे रहे हैं। चलिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की जो आज की रूलिंग है, राहुल गांधी को जिस तरीके से फटकार लगाई, माफ़ भी कर दिया। अगली बार ऐसा करेंगे तो आपको नहीं भी करेंगे, छोड़ेंगे, स्वतः संज्ञान लिया जाएगा। और जो बात उसके अंदर निहित है वो सबके लिए, जो बात अभी मयंक जी बोल रहे थे, हर व्यक्ति के ऊपर अब ये लागू होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आपने किस तरह की भाषा का, किस तरह के शब्दों का चयन किया है सार्वजनिक डोमेन में, तो सुप्रीम कोर्ट सबको लताड़ेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने गेंद पाले में गेंद खुद रख ली है। उन्होंने कहा ये गेंद हमारे पास आ गई, अब हम तय करेंगे किसको सज़ा देनी किसको नहीं देनी है। तो जो बात अभी विचित्र जी बोल रहे थे, ये अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि जब आप फप्तियाँ कसेंगे और नेताओं पे और टिप्पणियाँ की जाएंगी, तब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या होता है। दूसरी चीज़, मैं ये बात कहना चाह रहा था, क्योंकि मैं लास्ट में नंबर आया तो सब चीज़ें निकल गई हैं। ये बात जो कही मयंक जी ने, 100% सहमत हूँ। किसी भी व्यक्तित्व के कई सारे पहलू होते हैं, और जब कोई व्यक्तित्व किसी राजनीति के केंद्र में आ जाता है तो राजनीति करने वाले लोग अपने स्वार्थ से, अपने चश्मे से उसको देखते हैं। तो राहुल गांधी की राजनीति इसी बात पर है कि सावरकर साहब जो थे वो माफ़ी वीर थे। राहुल गांधी की पार्टी की राजनीति यही बात पे है कि उन्होंने अंग्रेज़ों की पेंशन ली, वो अंग्रेज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं राहुल गांधी जी से तब भी मैंने कई बार पूछा, और मैं फिर पूछना चाहूँगा कांग्रेस के नेताओं से, कि आपकी तो 65 साल, कितनी 75 में से 60-65 साल कांग्रेस की सरकारें रहीं। सेलुलर जेल तो कब से बनी हुई है, वहाँ पर उनके जो याद करने की चीज़ें हैं, उनकी जो जेल थी सावरकर साहब की, जिसको अडवाणी जी के समय में, वाजपेयी जी के समय में ज़्यादा प्रोमिनेंस में लाए, लेकिन वो जहाँ उनके पहले भी जो लोग सेलुलर गए, बताया जाता था कि इस वाले सेल में सावरकर साहब को रखा गया था। उतना उसको सजाया नहीं गया था, उतना वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। उनकी सरकार ने बंद क्यों नहीं कर दिया? जब कांग्रेस की सरकार थी 60-65 साल, वो एक्सेस बंद कर देते, सावरकर का नाम इतिहास से मिटा देते। कैसे मिटा पाएंगे? आप नहीं मिटा पाएंगे ना। अगर आप सावरकर साहब का नाम मिटाने जाएंगे तो आप राजनीति कैसे करेंगे? आपको अपनी कहानी में एक विलन चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए आरएसएस की विचारधारा, वीर सावरकर, हेडगेवार साहब, ये कहानी के विलन हैं। उनको विलन दिखा दिखा के ये खुद हीरो बनते हैं। इसीलिए जब आज सुप्रीम कोर्ट ने, जो बात अब विचित्र जी ने टीज़र दिया है, मैं खुद सुनना चाहूँगा कि जब महात्मा गांधी का नाम ले लिया कि उन्होंने मोस्ट आपका सबसे कौन सा सेवक, वफादार सेवक कह लीजिए, नौकर कह लीजिए, ओबीडियंट सर्वेंट लिखा होगा, जो बात है उसका सर्वेंट का ट्रांसलेशन कुछ भी हो सकता है हिंदी में, सेवक भी और नौकर भी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने वो बात कही है, तब राहुल गांधी क्या कहना चाहेंगे? इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिखी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंग्रेज़ों को, तब उस पर क्या कहना चाहेंगे? खुद उनके दादाजी जवाहरलाल नेहरू, दादाजी लगे ना, उनके कैसे संबंध रहे माउंटबेटन की फैमिली के पर नाना माउंटबेटन की फैमिली के साथ, वो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तमाम चीज़ें, मतलब हमको गड़े मुर्दे उखाड़ने से बचना चाहिए, जबरन के लोगों को पेंट करके अपनी राजनीति नहीं करना चाहिए। इस कहानी से मुझे सिर्फ इतनी शिक्षा मिलती है। विचित्र सर, बड़ा हो गया सॉरी। हाँ नहीं, एक चीज़ बस पूछना था, आखिर राहुल गांधी और जो स्वतंत्रता सेनानी उनके खिलाफ इतना प्रखर नहीं होते हैं, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। इसका कारण क्या ये है कि महात्मा गांधी की हत्या में उनका नाम आया था, या उन्होंने उस समय जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी वो कारण था, या आरएसएस या बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा नेता, ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जो अभी तक लोगों को याद है, जो देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी, वीर सावरकर उसमें प्रमुख? क्या तीसरा प्रमुख कारण है? तीसरा कारण है कि अगर जैसे वीर सावरकर का ये मानना था कि गाय भी एक दूसरे जानवरों की तरह है, उसको लेकर के वो कोई पवित्र चीज़ नहीं है ऐसा कि हम उसकी पूजा करें। फर्ज कीजिए इस बात को उठा करके, और अगर बीजेपी और आरएसएस ये कहते
कि नहीं सावरकर तो किसी काम के नहीं थे, तब राहुल गांधी को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये राजनीति है। एक आदमी जिसको एक विचारधारा जिसको हीरो मानता है तो आप विलन मानते लगते, लेकिन ये लगता है कि ये बहुत सरलीकरण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब बात आती है कि राहुल गांधी ने खुद एक बार लोकसभा में कहा था कि मैंने अपनी दादी से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सावरकर के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। जो कुछ दस्तावेज में है उसके बारे में राहुल गांधी को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, वो बात बहुत बचकानी लगी थी। एक तो जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, राहुल गांधी 14 साल के थे। हमें नहीं लगता कि 14 साल के राहुल गांधी इतने बड़े इतिहास के ज्ञाता या इतना परिपक्व थे कि वो उस समय भी समझते थे कि सावरकर बहुत बड़े माफी वीर थे और इसीलिए उनके बारे में हमें अपनी दादी से क्लियर कर लेना चाहिए। तो ये एक हुआ। तीसरी बात, मैं अपनी एक घटना बताता हूँ। मैं उस समय 14-15 साल का रहा हूँगा, 88-89 की बात है। राजीव गांधी का कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा था और उस समय एक नारा चला था, मेरा भारत महान। मेरे घर पर एक मैगजीन आई थी सरकारी, मैं नाम भूल गया, उसमें सावरकर पर भी एक चैप्टर था, जिन्होंने देश के लिए लड़ा था, देश के लिए जो लड़े थे, और उसमें चाफेकर बंधुओं वगैरह का भी था। मैं पहली बार चाफेकर बंधु का, सावरकर का नाम तो पहले सुना था, लेकिन चाफेकर बंधु का नाम मैंने पहली बार उसमें सुना कि कैसे ये लोग देश के लिए लड़े। तो वो कांग्रेस के समय में ही पत्रिका आई थी और राजीव गांधी के समय में ही आई थी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस मामले में थोड़ा संयम रखना चाहिए। अब दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि गांधी ने भी उनको वफादार, आपका वफादार सेवक कहा, लिखा चिट्ठी में, एक और फर्क है इसमें। गांधी ने कभी भी किसी से माफ़ी नहीं मांगी। गांधी जब गए थे यहाँ पर, जब नीलहे आंदोलन चल रहा था बिहार में, सविनय अवज्ञा, तो उस आंदोलन में गांधी जब कोर्ट में गए तो अदालत ने कहा कि आप इसके लिए दोषी ठहराए जाते हैं। तो गांधी ने कहा कि हाँ, ये मुझे स्वीकार है। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें लिखित में माफ़ी मांग करके छूट सकते हैं। बोला कि नहीं, आपने हमें दोषी ठहराया, मैं दोषी नहीं मानता। आप दोषी मानते हैं तो आपका कानून जो हमें सज़ा देती है वो दे। हर जगह गांधी ने ये किया। गांधी अपनी जिद पर राजनीति करते रहे। एक चीज़ और है। दूसरी बात कि गांधी और सावरकर दोनों बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पहली बार मिले थे। 1909 में लंदन में इंडिया हाउस में सावरकर उस समय रहते थे और गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका में उनका आंदोलन चल गया था, लोग उनको जान गए थे और वो उस समय गए हुए थे। जहाँ से लौट करके आए तो हिंद स्वराज लिखा और उन्होंने जा कर के सावरकर से मुलाकात की इंडिया हाउस में। सावरकर उस समय प्रॉन तल रहे थे। उन्होंने गांधी से को पेश किया कि खाना खाइए। गांधी ने कहा कि मैं तो शाकाहारी हूँ। तो उन्होंने कहा कि शाकाहारी होकर के कैसे देश के लिए लड़ोगे। सावरकर से गांधी बड़े थे उम्र में, लेकिन उसी दिन गांधी को भी लग गया था, सावरकर को भी, कि हम लोगों के मिजाज एक नहीं है। गांधी का जो मिजाज उस समय था, गांधी उसी मिजाज पर चले। सावरकर ने समय के साथ परिवर्तन किया। सावरकर की अपनी यह रणनीति हो सकती है, हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि कई बार माफ़ी मांगना किसी व्यक्ति के लिए रणनीति का हिस्सा भी होता है कि हम वहाँ पर सेलुलर जेल में मर खप जाएंगे, उससे क्या करेंगे, हम कुछ और करेंगे। सावरकर की लड़ाई जो थी वो पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई की जगह 1924 में रिहा होने के बाद वो हिंदुत्व की लड़ाई, हिंदू धर्म की लड़ाई हो गई थी, हिंदुत्व की लड़ाई हो गई थी। गांधी की लड़ाई सारे देश की थी, बल्कि मैं कहूँगा कि सारी मानवता की थी। तो ये दोनों में एक बुनियादी फर्क है। दूसरी बात कि आप देखिए कि 1942 में जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, चाहे जितनी भी लड़ाई हुई, उस राउंड थोड़ा सा बीच में कर लें, क्योंकि बस एक लाइन खाली कर। हाँ नहीं, इसके बाद आप ही बोलिएगा सर, बस खाली। तो मेरा ये कहना है, बस मैंने इसीलिए कहा कि दोनों के वफादार सेवक होने में या लिखने में जो बुनियादी फ़र्क है, बस मैंने इसी को चिन्हित किया। नहीं, बहुत अच्छा बुनियादी फ़र्क है। इस बुनियादी फ़र्क में अगर आप ये भी बता देते कि क्या गांधी जी कभी सेलुलर जेल गए या कोई कांग्रेस का नेता गया, तो बहुत अच्छा होता। इस बुनियादी फ़र्क में ये भी बता देते कि गांधी जी जब जेल गए तो आगा खान पैलेस में रहते थे, ये भी बता देते तो अच्छा होता।
ये भी बता देते कि जब सेलुलर जेल से सावरकर आए तो उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी। अब यहाँ 3-4 चीजें तो हो गई। आप जैसे- आप नहीं आप जैसे- एक मिनट जैसे- बस बीच में एक मिनट सर, आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं एक मिनट खाली सुन लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत समय नहीं है, नहीं तो मैं रुकता। गांधी अपने मन से नहीं बोले थे कि हमको तुम आगा खां पैलेस में रखो और यहाँ रखो। तो क्यों अंग्रेजों नहीं, ने उन पे ये मेहरबानी करी? नहीं क्यों करी? आप देखिए, अरे सर, फिर- अंग्रेजों की तरफ से जब देखिए आप इधर से सवाल उठाते हैं अंग्रेजों को लेकर के, तो सर एक सेकंड खाली, कि अंग्रेजों की तरफ कि अंग्रेज उन पर क्यों मेहरबानी किए। अंबेडकर कहते हैं कि उन पर ब्राह्मण और क्षत्रिय और सवर्ण क्यों मेहरबानी किए। सावरकर और जो हिंदुत्व वाले वो बोलते हैं कि मुसलमान उन पर क्यों मेहरबान। गांधी सबकी धुरी में थे, जो इस देश को सबसे अच्छे से समझता था, और जिस व्यक्ति को खुद प्रधानमंत्री और आरएसएस चीफ, वो सब लोग बोलते हैं कि उससे महान व्यक्ति कोई नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो मुझे भी थोड़ी आज़ादी आपको पूरी आज़ादी है, पूरी आज़ादी। सॉरी मैं आज़ादी में अगर खलल हुआ तो मैं शब्द वापस तो नहीं लूंगा, लेकिन बोलूंगा नहीं। जब कंपैरिजन जब करते हैं तो पूरी तरह से करिए, पूरा सत्य बताइए, उसके बाद कंपैरिजन कीजिए। उसके पहले ये कहा गया कि वहाँ, मैंने इसीलिए कहा कि कोई इतना, जब ये क्यों हुआ, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, खड़क बिना ढाल दे दी तूने आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो गांधी जी तो उस पेडेस्टल पे चले गए। नेहरू और गांधी जी, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हम स्कूल में पैदा हुआ तो बाल दिवस मनाया जाता था। पटना गांधी मैदान में हमें दिन में खड़ा कर दिया जाता था कि नेहरू जी बाल दिवस मनाते हैं। नेहरू जी को चाचा नेहरू कहे जाते हैं। बच्चों से बड़ा प्यार था, आज़ादी दिए, कहाँ बच्चों से प्यार था, मतलब मैं आज तक वो ढूंढता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे इन्होंने कहा कि अगर उन पे ट्रोल होता है, उन पे कहा जाता है। देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री हैं और आप सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उसमें भी एक जिस व्यक्ति पे ऑलरेडी काफ़ी सारा मंथन हो चुका है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। जब आप प्रधानमंत्री होते हैं तो आपका स्टेचर, या कोई भी पद आप लेते हैं, मंत्री होते हैं या किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं या उस तरह के पद पे जाते हैं, तो आपका स्क्रूटनी का आपके बहुत सारे कार्य क्षेत्र से बदल जाता है। वहाँ और लोग गए, वो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। मतलब ये तो बड़ा विचित्र बात है। शादाब जी थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि वहाँ मतलब किस तरह के सिचुएशन थे। उनके भाई भी वहीं थे, सावरकर के भाई। एक और चीज़ बार बार कही गई कि मैं चाहूँगा कि मतलब 2-3 व्यक्ति उस पर बोले कि पर्सनालिटी के शेड्स होते हैं, ग्रे, वाइट, ब्लैक। 100% सहमत हूँ। कौन सा शेड भारी होता है ये बताने की ज़रूरत है। तो मैं निवेदन करूँगा कि बताइए सावरकर का कौन सा शेड आपको पसंद है, तब फिर चर्चा बढ़ेगी कि उनमें ये भी था पक्ष, ये भी था पक्ष, ये भी थी, तो खिचड़ी बनाने वाली बात हो गई। अरे चावल परसिए, दाल परसिए, सब्जी परसिए, और फिर बताइए। ठीक है, तो ये बताइए कि ठीक वो है, मेरा ही था, इसीलिए हम जवाब देंगे उसका। हाँ, ठीक है, उसमें ये बताइए कि कौन सा शेड पसंद है। तीसरी बात इन्होंने करी कि कम्युनल ओवरटोन हो गया। मतलब अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं, गांधी जी का बहुत सारा, इस समय मैं नहीं जाऊंगा कि उन्होंने पार्टीशन के समय तक हिंदू मुस्लिम के बारे में क्या कहा था, लेकिन अगर कोई गांधी जी के बाद से मत भिन्नता रख करके अगर किसी समय हिंदू की बात करता है तो कम्युनल हो गया। ये कमाल का, मतलब उस समय से जो चला रहा है ना फिलॉसफी और नैरेटिव, वो बड़ा कमाल का है। वो कम्युनल हो गया, और कम्युनल वो बातें करने लगे या पॉलिटिक्स करने लगे, बाकी चीज़ करने लगे। तो इस पे थोड़ा सा बता दीजिए कि उनका कौन सा शेड पसंद है, कौन वाला शेड ब्लैक है, कौन वाला शेड वाइट है, कौन वाला शेड ग्रे है। तो एक जवाब ये देंगे, एक जवाब ये। पहले देखिए, मेरी बहुत लिमिटेड जानकारी है, इसीलिए हम एकदम से बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि उनका कौन सा शेड जो है बहुत डोमिनेंट था। मेरे हिसाब से आज की राजनीति में, आज की अर्थव्यवस्था में, आज के देश में सावरकर का रिलेवेंस उतना नहीं है जितना हम अभी जो एग्जिस्टिंग नेता है उनका है। अब जैसे हम इसीलिए बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का अप्रोच और फिर बीजेपी वाले का भी जो अप्रोच है, क्यों अलग अलग है। सर, हिस्ट्री भूल जाना बड़ी अच्छी बात नहीं है, भूल जाने कि की बात, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, आज के समय में रेलेवेंस नहीं है। अगर पूरी की पूरी कोई चीज़, आप मेरा बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। हिस्ट्री भूल जाने की बात हम नहीं बोल रहे हैं, हिस्ट्री से सबक लेने की बात बोल रहे हैं। अब ये हम इसे क्यों बोल रहे हैं ये हम समझाते हैं। राहुल गांधी जब अटैक करते हैं बीजेपी पे, सावरकर की आड़ में या हेडगेवार की आड़ में या गोलवालकर के आड़ में, ये एकदम से गलत है। क्यों गलत है ये हम बता रहे हैं
क्योंकि मोदी का बीजेपी, अमित शाह का बीजेपी एकदम अलग है आडवाणी और वाजपेयी के बीजेपी से। उसी तरह राहुल गांधी खड़गे का कांग्रेस जो है वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। तो आपको उसी तरह बीजेपी वाले को अगर टारगेट करना है कांग्रेस को अभी, सर मेरी बात का जवाब नहीं मिल रहा है। हम बोले ना कि सावरकर का कौन सा शेड पसंद हम है? वही बोल दिए कि या कौन सा शेड ना पसंद है? अभी के डिस्कोर्स में वो रेलेवेंट नहीं है क्वेश्चन। हम एकेडमिक डिस्कशन में एकेडमिक पेपर लिख सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में अभी सावरकर का रिलेवेंस उतना नहीं है। अभी जिसका रिलेवेंस है वो प्रधानमंत्री है अपना। तो अगर आपको प्रधानमंत्री की आलोचना करता है तो उनके पॉलिसी पे फोकस कीजिए, उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ उस पे फोकस कीजिए। अब उनको घेरने के लिए हम सावरकर को घेरें, ये लॉजिक हमको समझ में नहीं आता है। उसी तरह राहुल गांधी का भी पब्लिक लाइफ है ना, 2004 से हैं वो। राहुल गांधी ने जो गलतियां की है उस पे उनको टारगेट कीजिए। अब नेहरू ने कर दिया ऐसा तो इसके लिए राहुल गांधी जवाब देंगे, ये भी लॉजिक हमको बिहार के हिसाब से थेथोलॉजी ही लगता है। थेथोलॉजी नहीं है। नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, जबकि सरदार पटेल चुने गए थे, लेकिन नॉमिनेट। अरे सर एक मिनट बात तो सुन लीजिए। 30 सेकंड सर प्लीज। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री रहे, तो उन्होंने जो नीतियां बनाई उसका देश पे क्या प्रभाव पड़ा है ना। आज भी कश्मीर हम लोग कल भी डिस्कस किए, परसों डिस्कस किए, तमाम जगह है। तो अगर कश्मीर डिस्कस होगा तो नेहरू जी डिस्कस नहीं होंगे। बिल्कुल डिस्कस होगा, कल इंडस वाटर ट्रीटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो नेहरू जी का जिक्र नहीं आएगा। नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि वो नेहरू जी का डिस्कशन होगा ही। राहुल गांधी कैसे नेहरू जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसी तरह मोदी जी कैसे इसलिए होंगे राहुल गांधी, क्योंकि हर समय में मेरे नाना जी, मेरी दादी जी, हम ये बोल रहे हैं कि दोनों अप्रोच गलत है। हम गांधी हैं, हम फलाने हैं। कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है, डायनेस्टिक परंपरा वहां चली आ रही है, इसलिए डिस्कस होगा, अदरवाइज नहीं डिस्कस होगा। राहुल गांधी पर आरोप भी तो ये आज की स्थिति में है कि किसी घर लाइट चली जाए तो वो कहता है कि नेहरू जी जिम्मेदार हैं इसके। किसी ने 4 बच्चे पैदा हो गए जिसके घर में, तो वो भी कहता है कि नेहरू जी। एक जो संजय सर ने बात जो ये हाल हो गया संजय, मैंने लगाने वालों का मैंने जब उदाहरण दिए थे उसमें सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का ही उदाहरण नहीं था, उसमें महात्मा गांधी का भी उदाहरण था। महात्मा गांधी तो कोई प्रधानमंत्री बने नहीं थे, उनको लेकर के किस तरह से बयान आते हैं वो पता नहीं है क्या। 2 अक्टूबर को गोडसे के ऊपर माला चढ़ाने वाले लोग किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। और तमाम, मैं अभी देखिए तुरंत में याद नहीं आता है रेफरेंसेस के तौर पे, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने भी इस तरह के आपत्तिजनक बयान गांधी जी को दिए हैं और बहुत तरह की चारित्रिक हनन से लेके हर तरह की ट्रोलिंग और सब कुछ होता रहा। सांसद महोदय थी वो जिनको प्रधानमंत्री ने माफ नहीं कर पाएंगे, सब उनका हुआ ना। उनको कहा गया, उनके बारे में तमाम चर्चा हुई, उनको कहा गया कि ऐसा आप नहीं कहना चाहिए, नहीं कहिए, वो तो हुआ ना। नहीं, बात ये हो रही कि आप जो उनको कोई इंडोर्स नहीं करता भाई, कोई इंडोर्स नहीं करता। और जो मयंक सर बात कर रहे थे ग्रे पक्ष वाली, देखिए बात दोनों पक्ष की बात होगी। जब तक वो अंग्रेजों के साथ वो खुल के लड़ते थे, फिर उसके लिए जेल गए और बहुत ही यातना वाली जेल थी। मैं खुद जा चुका हूँ वहाँ पे, उस जगह पे 2018 में मैंने देखा है सब कुछ। तो ये बात सही है कि बहुत ही यातनादायक वो जेल थी। तो क्रांतिकारी थे, लेकिन जो बात का पक्ष है, जब उन्होंने हिंदू राष्ट्र और उस लाइन पे गए, आज़ादी आंदोलन से हट गए और एक तरह से वो जब जैसे विचित सर ने भी जिक्र किया भारत छोड़ो आंदोलन, जब देश को एक बड़ी भूमिका आप दे सकते थे लीडरशिप में, तो आप उससे अलग हट करके काम कर रहे थे। तो एक तरह से वो आप आज़ादी आंदोलन के साथ नहीं थे उस समय, तो उसकी आलोचना भी होगी। कुछ कह रहे हैं मैं कुछ नहीं करता, सवाल पूछिए। चलिए मैं बहुत शॉर्ट में 1 मिनट में एक बात करूँ। देखिए संजय जी की तमाम बातों को मैंने सुना। देखिए अगर हम लोग जो सावरकर साहब पे डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि देखिए जो जितना मैंने भी उनके बारे में पढ़ा, तो जो उन्होंने माफ़ी मांगी अंग्रेज़ सरकार से, बार उनके आधा दर्जन से ज़्यादा उनके लेटर्स हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए जो उसके बाद जो आज़ादी का आंदोलन चला, वो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के, महात्मा गांधी के और देश का जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसका वो विरोध करते रहे। उन्होंने कहा कि भाई उनका ये शायद मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि उनका मानना था कि मुस्लिम और ईसाई
दो लोगों के इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरह के विचार भी उनके थे, मैंने बिल्कुल स्पष्ट पढ़ा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से नाम उनका आया महात्मा गांधी के उसमें, हालांकि वो बरी हुए, 1 साल बाद उनको बरी कर दिया गया, उनके खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा सबूत नहीं मिल पाए, लेकिन उसके बाद उनसे आरएसएस ने भी दूरी बना ली। इस बात को संजय जी आप कभी पढ़िएगा कि आरएसएस भी बहुत उनके करीब नहीं गया, क्योंकि जब महात्मा गांधी के हत्याकांड में उनका नाम आया तो उसके बाद आरएसएस ने भी दूरी बना ली। 1966 में उनकी डेथ हुई, देश की आज़ादी के बाद भी वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि उनका जो पूरा जो कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था, उसको 2 पार्ट में देखा जा सकता है कि एक टाइम वो था कि जब वो बड़े क्रांतिकारी थे, दूसरे उनके जीवन का वो अंश है जिसमें वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव थे, एक हिंदू राष्ट्र को लेकर, महात्मा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अगर कुछ कहा है उनके इस बयान से तो बिल्कुल ठीक है कि मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन राहुल गांधी को पूरा अधिकार है कि वो उनके ऊपर सवाल करें, क्योंकि उनकी विचारधारा को लेकर लोग वोट मांगने जाते हैं। दूसरी बार आपने जवाहरलाल नेहरू की बात कही, आप तमाम नेताओं के बयान सुनेंगे, वो आज भी जवाहरलाल नेहरू छोटी छोटी बातों के लिए वो जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ भी बात हुई जवाहरलाल नेहरू जवाब दें, अभी ये समस्या आ गई जवाहरलाल नेहरू जवाब दें। अरे भाई नेहरू जी कहाँ तक जवाब देंगे, उसकी भी तो कोई लिमिट है, और जो आदमी इस दुनिया में नहीं है वो क्या जवाब देगा। तो ये इस तरह की बातें तो लोग राजनीति में करते हैं, तो राहुल गांधी ने भी उसी कॉन्टेक्स्ट में किया होगा। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना सॉरी मैं बोल दे रहा हूँ। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा वो उनको नहीं कहना चाहिए। आगे से ऐसा किसी भी सेनानी के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए किसी ने भी कहा तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे। इसी में एक सवाल ये है कि इस वाले मामले में इसलिए संज्ञान ले लिया गया क्योंकि सुल्तानपुर की कोर्ट में किसी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई, जो बीजेपी का नेता स्वतः संज्ञान नहीं लिया, किसी ने शिकायत दर्ज कराई तो लिया। तो क्या हर मामले में ऐसा होता नहीं है? महात्मा तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि हम स्वतः संज्ञान लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने गेंद अपने पास रख ली है। अब कोई भी व्यक्ति इस तरह की लूज टॉक करेगा किसी भी फ्रीडम फाइटर के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट को अब ये कहना पड़ेगा कि उसने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है। राहुल गांधी वाले नहीं नहीं नहीं, यही इसको फिर से पढ़िए आप। अच्छा, इसको फिर से पढ़िए बात, किसी भी नेता के लिए और किसी भी नेता के द्वारा और किसी भी सेनानी के लिए, दोनों कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें हैं। अच्छा, एक बार चेक कर, हाँ हमने भी यही समझा था। एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो आई विल स्टैंड करेक्टेड, लेकिन जो मतलब मुझे लगता है इतना जनरलाइज नहीं, फिर तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल खड़े हो जाएंगे कि आपने सिर्फ राहुल गांधी को लूज टॉकर माना। इसमें मेरे ख्याल में ये राहुल गांधी का केस था। राहुल गांधी को कहा है कि अगर फिर से आप बोलेंगे, हम स्टे आपको ग्रांट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फिर से बोलेंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे। मेरे ख्याल में जो मैं जो बात कहना चाह रहा था, दरअसल वो ये कहना चाह रहा था कि राहुल गांधी ने ये बयान दिया महाराष्ट्र में, नासिक में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र चुनाव के पहले। वहाँ के एक व्यक्ति को, वहाँ के एक वकील को बुरा लगा और वो कोर्ट में गया और धीरे धीरे मामला सुप्रीम कोर्ट से आ गया, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आया। सुप्रीम कोर्ट की चिंता ये ज़्यादा लगती है कि आपके इस बयान की वजह से आप माहौल को बिगाड़ना चाह रहे थे, जब वहाँ पे चुनाव की तैयारियाँ चल रही थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जब इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो एक नेता होने के नाते, एक पब्लिक फिगर होने के नाते सद्भाव बना के रखना, कम्युनल हार्मनी बना के रखना भी आपका दायित्व है। जब आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जब आप 3-4 बार के सांसद और बड़ी पार्टी के अध्यक्ष आप रह चुके हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी सज़ा को, इस टिप्पणी को हमको देखना चाहिए कि अगर कोई छोटा मोटा नेता होता, सुमित अवस्थी होता, तो शायद कोर्ट ध्यान नहीं देता। पर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हज़ारों लाखों फॉलोअर हैं, जो 4-5 बार का सांसद है, जो अपने आप को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर खुद देखता है कि वो लीड करेगा देश को, तो ऐसे में उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस संदर्भ में क्यों बातें कह रहा है। इसीलिए कोर्ट की इस टिप्पणी को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ और राहुल गांधी को भी लेना चाहिए। राहुल गांधी जैसे नेता तमाम जो बोलते रहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल हमको राहुल गांधी मिल गया है तो हम राहुल गांधी का नाम लेके बोल रहे हैं, उनको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। कोई भी नेता जो सार्वजनिक जीवन में है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भाषा पे, अपने व्यवहार पे, अपनी पब्लिक डोमेन में क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पहन रहा है, कैसे कह रहा है, कहाँ चल रहा है, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है उसके फॉलोअर पर, और लोग बाग उसको इमिटेट करते हैं, फॉलो करते हैं और चीज़ों को वायरल बनाते हैं। तो ये दायित्व तो बहुत बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उसी संदर्भ में देखना भी चाहिए। और ये एक तरीके से सभी के लिए लागू हो सकता है इन फ्यूचर में, चाहे वो महात्मा गांधी और नेहरू जी हों, चाहे सावरकर जी। आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।